डियर स्टूडेंट्स, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 7 पढ़ने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, सपोज कीजिए एक दुकानदार है और उसका ये दुकान है। तो अब यह अपने दुकान में बाहर से होलसेल से सामान खरीद कर लाएगा और उसमें रखेगा। तो ये होलसेल से सामान खरीद कर लाता है, तो जितने में ये सामान खरीदेगा उसको हम कहेंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, कास्ट प्राइस। अब वह सामान को अपने दुकान में लाएगा और फिर वह अपने ग्राहकों को बेचेगा। ग्राहकों को जितने मूल्य पर सामान बेचेगा उसे हम कहेंगे विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, ओके। तो यहां पर है क्रय मूल्य और ये है विक्रय मूल्य। दोनों के अंतर से ही दुकानदार को लाभ होने वाला है। तो दुकानदार को जो लाभ होगा, आप सोचिए, क्रय मूल्य अधिक होगा तो इसको लाभ कम होगा, क्रय मूल्य कम होगा तो इसको लाभ ज्यादा होगा। अब आइए यहां देखते हैं। विक्रय मूल्य अगर अधिक है तो दुकानदार को लाभ ज्यादा होगा, विक्रय मूल्य कम है तो दुकानदार को लाभ कम होगा। तो दुकानदार यह कोशिश करता है कि वह जो भी सामान खरीदे कम से कम दाम पर खरीदे, यानी कि उसका क्रय मूल्य कम से कम हो, कास्ट प्राइस कम से कम हो। और जब वह दुकानदार उस वस्तु को बेचेगा तो वह अधिक से अधिक विक्रय मूल्य पर बेचने का प्रयास करेगा, अधिक से अधिक सेलिंग प्राइस को रखेगा ताकि उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। तो यहाँ पर अगर हम कास्ट प्राइस और लाभ के बीच का रिलेशन देखें तो कास्ट प्राइस जितना ही कम होगा उतना ही उसको लाभ ज़्यादा होगा। तो कास्ट प्राइस कम है तो लाभ ज़्यादा है, कास्ट प्राइस ज़्यादा होगा, अगर वो ज़्यादा महंगा खरीदेगा तो उससे लाभ कम होगा। तो यहाँ पर कास्ट प्राइस और लाभ के बीच में अगर हम रिलेशन देखें तो यहाँ पर रिलेशन है व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती मतलब विलोमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे जो संबंध है व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, विलोमानुपाती है। इसका अर्थ यही होता है कि अगर कास्ट प्राइस कम है तो लाभ ज़्यादा होगा और कास्ट प्राइस ज़्यादा है तो लाभ कम होगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पर बात करें विक्रय मूल्य और लाभ, तो जैसा कि हम बता चुके हैं कि विक्रय मूल्य अधिक होगा तो लाभ भी अधिक होगा, और विक्रय मूल्य अगर कम होता है तो लाभ कम होता है। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य और लाभ के बीच जो संबंध है वह अनुक्रमानुपाती का संबंध है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अनुक्रमानुपाती। तो इस बात को आप सदैव याद रखेंगे कि यहाँ पर जैसे क्रय मूल्य और लाभ के बीच का जो संबंध है व्युत्क्रमानुपाती है, लेकिन वहीं पर लाभ और विक्रय मूल्य का जो संबंध है वह अनुक्रमानुपाती है। आइए अब हम देखें इसको गणित के रूप में। सीपी क्रय मूल्य, और ये चिन्ह बना देते हैं, व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह है ये। और लाभ, जैसे लाभ प्रतिशत है ये, तो हम 1/100 प्लस लाभ प्रतिशत। देखिए, अगर ये लाभ प्रतिशत है तो 100 में उसको हम जोड़ देते हैं, यहाँ प्लस करते हैं, और यदि यही हानि प्रतिशत होता तो हम 100 में से इसको हम माइनस कर दिए होते। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सीपी को हमने अंश में लिखा है, जबकि यहाँ पर 100 धन लाभ प्रतिशत को हम हर में लिखे हैं। तो जब संबंध व्युत्क्रमानुपाती का होता है तो एक राशि अंश में लिखी जाती है तो दूसरी राशि हर में लिखी जाती है।
अब आइए हम बात करते हैं यहाँ पर एसपी की। तो एसपी और लाभ के बीच अनुक्रमानुपाती का संबंध है। तो इसको हम कैसे गणित के रूप में प्रदर्शित करेंगे? तो यहाँ अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लगा देंगे और 100 धन लाभ प्रतिशत। यहाँ आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि एसपी को हम अंश में लिखे हैं, तो 100 प्लस लाभ प्रतिशत को भी हम अंश में ही लिखे हैं। तो अनुक्रमानुपाती में दोनों राशियां अंश में होंगी या दोनों राशियां हर में होंगी, लेकिन वही व्युत्क्रमानुपाती संबंध में एक राशि हर में होती है तो दूसरी राशि अंश में होती है, एक राशि अंश में होगी तो दूसरी राशि हर में होगी। मतलब यहाँ पर हम उल्टा लिखते हैं। और आइए अब हम इस पर हम फार्मूला बनाते हैं। जैसे क्रय मूल्य दो दिया हो, जैसे दो वस्तु हैं, दोनों के क्रय मूल्य अलग अलग हैं। लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत कुछ भी हो सकता है, और विक्रय मूल्य दोनों का एक समान है। तो दो वस्तुएं हैं, उनके क्रय मूल्य भिन्न भिन्न हैं, उनका लाभ प्रतिशत भिन्न भिन्न है, हानि प्रतिशत भिन्न भिन्न है, और उनका विक्रय मूल्य एक समान है। तब हम ये फार्मूला कैसे बनाएंगे? तो अगर क्रय मूल्य सीपी दिया हुआ है और लाभ या हानि दिया हुआ है, तो इसको हम किस तरह से फार्मूले में बनाएंगे? मान लिया कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य CP1 है, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य CP2 है। ओके, तो पहली वस्तु का जो ये लाभ होगा पहली वस्तु का, उसको हम हर में लिखेंगे 100 धन लाभ प्रतिशत तो है, लेकिन ये पहली वस्तु का है, यहाँ 1 हमने लिख दिया। और CP2 दूसरे वस्तु का ये क्रय मूल्य है, इसके लाभ प्रतिशत को हम, ये हर में है तो इसको हम ये हर में है तो इसको हम अंश में दिखलाएंगे। तो 100 धन लाभ प्रतिशत, और यहाँ पर हमने 2 लिख दिया। तो आप इसमें स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि CP1 पहली वस्तु का है तो ये लाभ पहली वस्तु का है, CP2 दूसरे वस्तु का है तो दूसरे वस्तु का लाभ यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है। यहाँ पर बिल्कुल उल्टा करके लिख दिया गया है। 1 यहाँ पर अंश में है तो यहाँ 1 हर में है, यहाँ पर 2 हर में है तो यहाँ पर लाभ अंश में है। ओके, ठीक इसी प्रकार से हम यहाँ पर भी फार्मूले का निर्माण करेंगे। जैसे दो वस्तु हैं, दोनों का क्रय मूल्य एक समान है, लेकिन उनके विक्रय मूल्य भिन्न भिन्न है। साथ ही लाभ या हानि प्रतिशत जो है वह भी भिन्न भिन्न है। तब हम फार्मूले का निर्माण कैसे करेंगे? तो पहली वस्तु का बराबर पहली वस्तु का लाभ प्रतिशत अंश में ही दिखलाएंगे, 100 धन लाभ प्रतिशत, ये पहली वस्तु का है। दूसरी वस्तु का 100 धन लाभ प्रतिशत, ये दूसरी वस्तु का है। तो इसमें आप देख रहे हैं क्योंकि ये अनुक्रमानुपाती संबंध था, तो पहली वस्तु का विक्रय मूल्य अंश में है तो पहली वस्तु का लाभ भी अंश में हम रखे हैं। दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य यहाँ पर हर में है तो दूसरी वस्तु का लाभ भी हमने हर में रखा है। इस प्रकार से हम फार्मूला बना लेते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आइए इस क्वेश्चन को हम करते हैं। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति दो वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है। पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ, पहली वस्तु पर 20% का लाभ हो रहा है, तो हम इसको लिखेंगे 120। ओके, तथा दूसरी वस्तु पर 25% का लाभ हो रहा है, तो इसको हम लिख देंगे 125। ठीक है, यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 रुपये है, तो देखिए ये पहली वस्तु का है 120, तो चूंकि यहाँ पर क्रय मूल्य के साथ संबंध है तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य हम नीचे लिखेंगे।
ठीक है। ये पहली वस्तु पर 20% का लाभ हुआ है, तो इसको ऊपर हम लिखे हैं, तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य यहाँ पर नीचे लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्रय मूल्य और लाभ एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती हैं। आगे पढ़ते हैं, तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो ये 4 विकल्प में से हम देखेंगे कि दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य को अगर हम CP2 मान लेते हैं, तो आइए यहाँ से क्वेश्चन को करना प्रारंभ करते हैं। तो ये जो 10,000 लिखा हुआ है, इसको राइट साइड में हम ले जाएंगे। तो राइट साइड में यहाँ पर हम लिख देते हैं 10,000। अब यहाँ 5 से कटा दीजिए, तो 25 5 125 हो जाता है। यहाँ 25 चौका 100 हो जाएगा, 400 हो जाएगा, काट देंगे तो। फिर यहाँ पर एक बार और काटिए, 5 8 40, ठीक है। तो ये 80 हो जाता है यहाँ पर काट देने पर। फिर 120 और 80 का हम गुणा कर देंगे। 120 और 80 का गुणा करते हैं तो बराबर है 96। ये 9600 प्राप्त हो जाता है। इस तरह से अगर देखा जाए तो विकल्प C सही है, 9600 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, राकेश 2 साइकिलें क्रमशः 1200 रुपये और 1500 रुपये में खरीद कर राकेश 2 साइकिलों को खरीदता है। एक का कास्ट प्राइस है 1200, दूसरे का कास्ट प्राइस है 1500। तो इसको हम ऐसे यहाँ पर लिख देते हैं, पहले का कास्ट प्राइस 1200, ये पहली साइकिल का है, और दूसरे का 1500। ओके, आगे हम पढ़ते हैं। खरीद कर एक को 20% लाभ पर बेच दिया। एक साइकिल को, मैंने पहली साइकिल को, वह 20% लाभ पर बेचता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1200 पहली साइकिल का क्रय मूल्य है, तो इसका जो प्रतिशत लाभ है यहाँ पर हम दिखलाएंगे। ये अंश में है तो ये हर में दिखलाएंगे। तो ये हो जाएगा 100 में 20 हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 120। ओके, बताइए दूसरी साइकिल को कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचे कि दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य समान हो। तो दूसरी साइकिल का लाभ प्रतिशत अगर लाभ हुआ है तो, हानि प्रतिशत अगर हानि हुआ है तो, ये हमको निकालना है। और इस प्रकार से निकालना है कि दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य एक समान हो। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पर x मान लेते हैं, ठीक है। तो प्रतिशत यहाँ पर जो 20% था यहाँ पर जोड़ दिया गया है। तो यहाँ जो x का वैल्यू आएगा वह 100 के साथ जुड़ कर आएगा। तो फिर हम यहाँ से x निकाल लेते हैं। तो x इक्वल हो जाएगा 1200 गुणे 120 बटा 1500। अब यहाँ पर कटा लेते हैं, 00 ये कट जाता है, 3 से कटाएंगे 3 5 15 होगा, और ये 3 चौका 12 होगा। फिर 120 और 5 को हम क्रॉस कर देते हैं, तो 5 दूनी 10, 5 चौका 20, 24 और 4 का गुणा हम करते हैं तो ये आ जाता है 96। इस प्रकार x का मान 96 प्राप्त हुआ है। और हम जानते हैं कि प्रतिशत को 100 में जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर जो x का मान आया हुआ है इसमें 100 शामिल है, इसलिए प्रतिशत निकालने के लिए इसमें से हमको 100 माइनस करना होगा। तो अगर हम इसमें से 100 माइनस कर देते हैं तो फिर ये वैल्यू ज़्यादा है, 100 ज़्यादा है, 96 कम है, तो जो हमारा यहाँ पर अंतर आएगा वो ऋणात्मक आएगा, ऋण 4% आएगा। ये ऋण मान आया हुआ है, इससे क्लियर है कि हानि हो रहा है। ओके, अगर यही मान धन आया होता तो फिर लाभ हुआ होता। तो एक बात आप समझ लीजिए कि x का मान यहाँ पर 100 से कम है, 100 से कम है यानी कि हानि हुआ है, और 96 में से 100 हम घटाएंगे तो ऋण 4 होगा, यानी कि 4% की शुद्ध हानि यहाँ पर देखने में मिल रही है। तो यहाँ पर ये हानि हुआ है, तो हमारा आंसर क्लियर हो चुका है, हानि। तो अगर हम देखें विकल्प, तो विकल्प B सही है, हानि 4%। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश 2 वस्तुओं को एक ही मूल्य पर खरीदता है।
रमेश दोनों वस्तुओं को एक ही मूल्य पर खरीद रहा है, अर्थात इसमें दोनों का कॉस्ट प्राइस एक समान है। पहली वस्तु पर 10% लाभ लेकर उसे 5500 रुपये में बेच देता है। पहली वस्तु पर 10% का लाभ लेता है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 110 क्योंकि लाभ है, लेकर उसे 5500 रुपये में बेच देता है। 5500 रुपये में बेच देता है, ठीक है। तो दोनों को हम ऊपर ही लिखेंगे क्योंकि ये विक्रय मूल्य है और ये लाभ है, तो विक्रय मूल्य और लाभ के बीच में संबंध होता है अनुक्रमानुपाती का। विक्रय मूल्य अधिक होगा तो लाभ अधिक होगा, विक्रय मूल्य कम होगा तो लाभ कम होगा। तो यहाँ का संबंध अनुक्रमानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम लाभ को यहाँ पर हम लिखते हैं अंश में, तो 5500 को भी हम लिखेंगे अंश में। ओके, आगे हम पढ़ते हैं। दूसरी वस्तु पर 20% लाभ लेने के लिए, दूसरी वस्तु पर 20% का लाभ ले रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 120, क्योंकि इस 20 को 100 में हम जोड़ देते हैं। लेने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए, दूसरी वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहिए, तो ये SP2, तो ये था SP1 पहली वस्तु का विक्रय मूल्य, SP2 दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य, पहली वस्तु पर जो लाभ हुआ था और दूसरी वस्तु पर जो लाभ हुआ, और इस लाभ को हम 100 में जोड़ कर लिखते हैं। इस बात को याद रखेंगे, यहाँ बराबर का चिन्ह देंगे। अब यहाँ से हमको निकालना है SP2 क्या होगा, तो SP2 इक्वल ओके 5500 गुणे 120 बटा 110, ठीक है। शून्य से एक शून्य को कटा दीजिए और 11 पाँचे 55 होगा, तो ये 50 हो गया, ओके। अब 12 पाँचे 60, यानी कि 6000 रुपये दूसरी वस्तु का यहाँ पर विक्रय मूल्य आ रहा है 6000 रुपये। अब हम विकल्प देखते हैं कि कौन सा विकल्प सही है, तो पहला विकल्प ही सही है, 6000 रुपये। तो दूसरी वस्तु को वो 6000 रुपये में बेचेगा। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राकेश दो वस्तुओं को एक ही मूल्य पर राकेश दो वस्तुओं को खरीदता है और दोनों का क्रय मूल्य एक समान है। एक वस्तु को 15% लाभ लेकर एक वस्तु पर 15% का लाभ ले रहा है, तो ये हो जाएगा 115। 15% लाभ लेकर 2300 रुपये में बेच देता है, 2300 रुपये में 2300 में बेच देता है। दूसरी वस्तु को 2500 रुपये में बेचने पर, तो दूसरी वस्तु को 2500 रुपये में बेच रहा है, ओके। तो उस पर कितना प्रतिशत लाभ उसको मिलेगा, तो उसको हम x मान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, पहली वस्तु का ये विक्रय मूल्य है 2300 रुपये और इस पर उसको लाभ मिल रहा था 15%, तो ये हो गया 115, 100 हम 15 में जोड़ दिए हैं। और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य है 2500 रुपये, दूसरी वस्तु पर उसे कितना प्रतिशत लाभ मिला है ये हम लोग को निकालना है। तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर x निकाल लेंगे। तो x इक्वल हो जाएगा 2500 गुणे 115 बटा 2300, ठीक है। तो यहाँ पर 115 है और यहाँ पर 2300 है, तो 115 दूनी 230 हो जाता है, 230, तो ये जाएगा 20 बार, यानी कि 115 और 2300 को काटते हैं तो ये 20 बार जाएगा। फिर 0 से इस 0 को हम काट देते हैं, यहाँ पर हो गया 250 बटा 2 यानी कि 125, तो ये हो गया x का वैल्यू आ गया 125। x का वैल्यू 125 है, हमें प्रतिशत लाभ निकालना है, तो इसमें से 100 हम माइनस कर देते हैं। तो 125 में से 100 अगर हम माइनस करते हैं
तो बच जाता है 25, ये धनात्मक मान प्राप्त हुआ है, यानी कि यहाँ पर लाभ हो रहा है और वो लाभ हो रहा है 25%। अब हम विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो इसमें हम सी देख रहे हैं 25% ये लाभ हुआ है, तो विकल्प सी सही है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब दिस वीडियो।